मॉर्निंग सभी को। आज हम जो भी कल कर रहे थे उसको बाद में हम कंसीडर करेंगे। बहुत ज़रूरी टॉपिक था, मुझे याद आया। बहुत ही बेसिक में जाके हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी कर्व को सीखना चाहिए। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जनरल आइडिया आना चाहिए। उसके अलावा जो ऑसिलेटरी जो मोशन है उसको हम समझें तो ज़्यादा अच्छा। इससे रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी कर्व से रिलेटेड एक क्वेश्चन एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव में आता है, दो भी आ सकते हैं। और ये केवल यही नहीं आता है, जो भी पीसीएस आईएएस लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ भी ये क्वेश्चन आता है। इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करने के लिए दूसरे एंगल से समझाना चाहूँगा। आप अगर अर्थ पे हैं तो किस वजह से है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से। और अगर आप लेवल को चेंज करते हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। आप सरफेस से किसी हाइट पे चले जाते हैं तो नीचे की ओर खिंचाव लगता रहता है। पोटेंशियल एनर्जी अगर एच हाइट पे जाते हैं, आपने रटा हुआ है कि mgh, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। कोई कुछ ना करिए, आप खुद अपने आप को ना एज्यूम करिए, नहीं तो कष्ट होगा आपको। आप बॉडी को एज्यूम करिए कि आपने एच हाइट पर रख दिया है, और जब भी हम सिंपली उसको छोड़ देंगे तो वो नीचे गिरेगी। किसकी वजह से गिरती है आप जानते हो? पोटेंशियल एनर्जी की वजह से गिरती है। और उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आप मैथमेटिकली बताते हो कि अगर उस जगह पे g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, m मास है और h हाइट आपने क्रिएट कर रखी है, तो एनर्जी होगी mgh। और जब ये नीचे आती है उसी से उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। आप कहते हो कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलती है, ऐसा आपने पढ़ा। ये एक साधारण सी घटना है जिसको आप पढ़ते आए। किसी स्प्रिंग को प्रेस करके छोड़िए तो उसके बाद वो ऑसिलेशन करने लगता है। क्यों करने लगता है? जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। क्यों होती है? वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली जगह को अचीव करना चाहता है। ये सरफेस में क्यों आना चाहता है? ये लॉ ऑफ नेचर है कि बॉडी टेंड्स टू रिमेन इन इट्स पोजीशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। न्यूनतम स्थिति ऊर्जा जहां होगी वहीं कोई भी वस्तु रहना चाहती है। ठीक है, आपने पढ़ा। अगर हम सारे पार्टिकल्स की यूनिवर्स में स्टडी करना चाहें या उसको देखना चाहें, समझना चाहें, अपनी अपनी पोजीशन की वजह से अपनी स्थितियों को वो बनाए रखते हैं। चाहे वो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन की स्थिति हो या न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन हो, कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी वहीं रहना पसंद करती है जहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी न्यूनतम हो। आप ये भी जानते हैं अच्छे तरीके से कि दो ही चीज़ों में हम इस यूनिवर्स को समझते हैं, मास और एनर्जी के रूप में। ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती हैं। पोटेंशियल एनर्जी, ये जिसको स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं, और दूसरी काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा के नाम से हिंदी में जानते हैं। और जो भी मोशन होते हैं
डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी होती रहती है, और अगर वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की पोजीशन में नहीं है तो वो अचीव करना चाहेगा, वो प्राप्त करना चाहेगा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और इसी चक्कर में मोशन होते हैं। ठीक है, हम पूरा डिटेल में तो अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ अपने सैंपल भर को स्टडी करने के लिए हम एक पोटेंशियल एनर्जी कर्व प्लॉट करना चाहते हैं। थोड़ा सा इधर बनाए, हो सकता है उसमें कैमरे के अंदर ना आ रहा हो तो मैं यहाँ बनाता हूँ। ये है x डिस्टेंस, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करते हैं कि वो स्पेस में उसकी जो पोजीशन है, हमने कोई रेफरेंस पॉइंट ले लिया, वहां से उसकी दूरी चेंज करने पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट किया। प्लॉट करने पे सपोज करते हैं ऐसा कर्व आता है। ठीक है, मैं और आगे जाता हूँ और जाता हूँ, फिर एक ऐसा आता है, फिर ऐसा आता है, फिर ऐसा आता है। मतलब जब वो ये इस x डिस्टेंस पे, इस x डिस्टेंस पे ये पोटेंशियल एनर्जी है, थोड़ी सी हमने दूरी बढ़ाई तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। यहाँ पे ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। उसके बाद जब और डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, फिर ये पीक पे पहुँचती है, और उसके बाद फिर जब हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो कम हो रही है, फिर आगे बढ़ाते हैं तो फिर बढ़ती है और पीक पे पहुंचती है, और फिर उसके बाद बढ़ाने पे घटती है। आपने पढ़ा कि देखिए बिना फोर्स के तो मोशन तो नहीं होती, क्या बिना बल के कोई मोशन होती है? नहीं होती। और पोटेंशियल एनर्जी का बल के साथ या फोर्स के साथ जो रिलेशन है वो हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। F इक्वल टू होता है -du अपॉन dx। पढ़ा है आपने या नहीं पढ़ा? सबने पढ़ा। डिस्टेंस के चेंज होने पे जो स्लोप आएगा, जैसे मान लिया हम u और s के बीच में यहाँ स्लोप बनाना चाहें, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने ये पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है सपोज करते हैं, तो ये जो है डेल्टा u कहलाएगा, ये डेल्टा x कहलाएगा। इसका जो रेशियो होगा वो फोर्स वहां का पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा? F इक्वल टू इस पीक पे इसी x एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो यहाँ पे du अपॉन dx कितना है? 0। यहाँ पे कितना है? यहाँ भी du अपॉन dx 0 है। यहाँ पे भी du अपॉन dx इक्वल टू 0 है। यहाँ पे भी du अपॉन dx 0। आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से? जब आप देख रहे हैं कि x अक्ष के बिल्कुल पैरेलल यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, जहाँ ये देखिए मिनिमम वाली जगह है वहाँ पे du अपॉन dx 0 यानी कोई फोर्स नहीं लगा। मैक्सिमा जहाँ पे है वहाँ पे भी ये 0 है। तो रहना चाहता है मिनिमम वाले पे, मैक्सिमम वाले पे तो नहीं रहना चाहता। हालांकि फोर्स यहाँ भी 0 लग रहा है, यहाँ भी 0 लग रहा है। ठीक है, अगर हम इसको A पॉइंट कहें, इसको B पॉइंट कहें, इसको C पॉइंट कहें, इसको D पॉइंट कहें, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन चारों हैं, A भी, B भी, C भी और D भी। इसमें जो B और D पॉइंट्स हैं, B D पॉइंट्स रिप्रेजेंट पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन कौन से? ये
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहलाएगा, मैं समझाऊंगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, पढ़ा आपने या नहीं पढ़ा? देखिए यहाँ पे स्लोप जरूर है, यहाँ पे अगर इस पार्टिकल को रख दिया जाए तो रहेगा, लेकिन अगर जरा सा भी डिस्प्लेस इधर उधर होगा तो वो दोबारा पॉइंट बी पे कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। यही हाल डी पॉइंट पे अगर पार्टिकल है, माने इस दूरी पे है जहां पे ये पोटेंशियल एनर्जी है, एक बार आपने जबरदस्ती उसको वहां पे रख दिया है, रहेगा, लेकिन जरा सा भी फोर्स लगा, डिस्प्लेस हुआ, इधर भी खाई है और इधर भी खाई है, इसको पोटेंशियल वेल कहते हैं। ये पोटेंशियल वेल है, क्या है ये? एक पोटेंशियल वेल ये है, एक पोटेंशियल वेल ये है। पोटेंशियल वेल बहुत प्रचलित है, आगे एडवांस में आप पोटेंशियल वेल को समझेंगे। पोटेंशियल वेल कहलाता है, क्या कहलाता है? पोटेंशियल वेल। एक्चुअली किसी हर पार्टिकल की, हर बॉडी की कोई ना कोई तो पोजीशन है ही ब्रह्मांड में, लेकिन निवास वहीं करता है जहां पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर मान लिया यहां है, हमने डिस्प्लेस भी कर दिया, हो गया, फिर वो उसकी कोशिश होती है कि अपनी मेन पोजीशन या जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मेन पोजीशन का मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, यहां आने की कोशिश करेगा। हाँ, ये बात अलग है कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी के रूप में ऊर्जा बढ़ गई होगी, तो वो यहां नहीं रुकेगा, यहां जाएगा, फिर मिनिमम की तरफ आएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसके पास होने की वजह से फिर वो अपना घूमने टहलने निकल जाएगा दूसरी तरफ, उसके बाद फिर अपना मेन पोजीशन की तरफ। टेंडेंसी तो है ही, पेट भर गया, खाना खा लिया, पेट कुछ घुमंतू टाइप के होते हैं बच्चे, वो अपना खाना खाया, नाश्ता किया और भाग लिया, तो वही ये काम कर रहा है यहाँ पे ऐसी स्थिति में, तो वो अपना इधर उधर पेंडुलम की तरह हिलता रहता है, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट ए और डी हैं, कौन से ए और सी? ए एंड सी पॉइंट्स, ए एंड सी पॉइंट्स आर, लिख देता हूं, पॉइंट्स ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये मतलब फिगर बना के पूछ देता है कोई ऑब्जेक्टिव, इसमें बताइए कहाँ पे इक्विलिब्रियम है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव में लिखा है कि ये वाले स्टेबल के हैं, ये वाले स्टेबल के हैं, ये हैं, तो पहचानना आना है, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये जो है पॉइंट्स ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपने पोटेंशियल एनर्जी कर्व को हमने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया, इतना ही पार्ट में हम समझा सकते थे सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन हमने कुछ आगे बढ़ा के, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस में जर्नी हो सकती है पार्टिकल की, कि पता चला हमने इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दी कि पीक पे पहुंचा, और पीक के बाद फिर वो दूसरी जगह स्टेबल इक्विलिब्रियम में फंस गया, ट्रैप हो गया, ये स्थिति। लेकिन अगर हम इन पोजीशन पे इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस के बीच में अगर आप करते रहोगे तो ये नहीं बना रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व के बारे में आपको बताया। अच्छा, टेलर सीरीज एक है, उससे पोटेंशियल एनर्जी को एक्स के साथ रिलेट किया जाता है। मैं मैथमेटिकली भी बताना चाहूँगा। आपने इक्विलिब्रियम जान लिया, स्टेबल, और जो मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं कर्व में वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को शो करते हैं, और जो मिनिमम पॉइंट्स हैं वो, और अगर कोई मैथमेटिकल आपको स्टेप करना हो तो आप पहचानोगे कैसे कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है? आपने पढ़ा होगा कैलकुलस में।
कि इसका du अपॉन dx निकालने के बाद हम d2u अपॉन dx स्क्वायर निकालते हैं। अगर पॉजिटिव आता है d2u अपॉन dx स्क्वायर तो मिनिमा होता है, और अगर du अपॉन dx स्क्वायर मतलब जब प्रॉब्लम अगर सॉल्व करोगे तो जो मिनिमा होगा वहां पे होगा जहां पे du अपॉन dx स्क्वायर पॉजिटिव। ठीक है, जो u की जो सीरीज है टेलर के हिसाब से, भाई x की वैल्यूज हैं, x वेरिएबल है, भाई x पे भी डिपेंड कर सकता है, x स्क्वायर पे भी डिपेंड कर सकता है, कई टाइप के वेरिएशंस होते हैं, कोई स्ट्रेट लाइन होता है x, पैराबोला होता है x स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो इस तरीके की सिचुएशंस हैं। तो जो टेलर सीरीज है उसको मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ और उससे भी मैथमेटिकली भी समझाता हूँ। जो प्रॉब्लम इसी से संबंधित आती है टेस्ट में, मतलब पेपर्स में, डिस्क्रिप्टिव टाइम पे भी आती रही है और ऑब्जेक्टिव में भी आती है। टेलर के हिसाब से इन्होंने कहा कि इनिशियली, अगर इसको मिटा देता हूँ कर्व को, कर्व से जो समझाना ऑब्जेक्टिव है, आप बुक में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है टेलर के हिसाब से u0 प्लस du अपॉन dx x प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 सब लोग जानते हैं, du अपॉन dx होल स्क्वायर, इसके साथ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 du अपॉन dx होल क्यूब x क्यूब। ऐसे ही उसकी कोई अंत नहीं है, सीरीज है, इनफाइनाइट तक हम बना सकते हैं, हर चीज पॉसिबल है। ठीक है, कर्व तो हमने थोड़ा ही सा बनाया, क्योंकि जब अनंत तक हमारा ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है तो सीरीज भी बहुत सारी अनंत तक ही बात करी जाती है। ठीक है, ये कौन सी सीरीज कहलाती है, क्या हमने बनाई है, टेलर सीरीज। अब इन्होंने कहा कि u0 क्या है, u0 जो हमने लिखा है 0 0 लिख दिया है, u0 कहो या du अपॉन dx एट x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, x इक्वल टू 0 पे क्या है। तो अगर x इक्वल टू 0 पे है, एट x इक्वल टू 0, हमने दो दिखाई है, du अपॉन dx का होल स्क्वायर की भी बात कर सकते हो, क्यूब की भी बात कर सकते हो। अगर इसमें सब में हमने एट 0 पे, तो 0 की वैल्यू के टर्म्स में x की वैल्यू चेंज करने पे हम टोटल u निकाल सकते हैं। भाई जो 0 पे u0 है उसकी वैल्यू, अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, प्लस du अपॉन dx, जो कुछ की हम कह रहे हैं कि वेरिएशन हो रहा है, du अपॉन dx क्यों लिया है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि हम कह रहे हैं कि कांस्टेंट नहीं है, वेरिएशन है विद चेंज इन x। तो जो उसमें चेंज का जो पैटर्न है, फर्स्ट जो डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशिएशन है, तो du अपॉन dx कहलाएगा। अब डबल चेंज, जैसे आप कहते हो कि dx बाई dt हमारी वेलोसिटी होती है, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाती है। भाई वेरिएशन का भी वेरिएशन हो जाए, ठीक है कि नहीं। तो du अपॉन dx का होल स्क्वायर ले लीजिए। जो रेट्स जो चेंज हो रहे हैं, अगर हमें भाई इसकी यूनिट तो बदल जाएगी, एनर्जी तो रह नहीं जाएगी। एक बार x आ गया, दो बार होल स्क्वायर करने से तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए x स्क्वायर लगा हुआ है ना। जब यहाँ पे 3 बार किया, क्यूब किया, तो यहाँ पे x क्यूब आ गया। बहुत सिंपल सा है, सोचो। ठीक है, अब जो है हम लोग आगे बढ़ें कि हम u को कैसे लिखें। ये लिखने में बड़ा अटपटा लग रहा है, तो सिंप्लीफाई करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, u इक्वल टू u0 प्लस
c अपॉन फैक्टोरियल 2, इसको c लिख दिया भाई। रेट जो स्लोप का वेरिएशन है उनका c कह दिया, ठीक है। c एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल प्लस c अपॉन फैक्टोरियल 3x प्लस अब अगर हम ये अज्यूम कर लें कि x इक्वल टू 0 पे u 0 है, तो u नॉट को हम हटा सकते हैं, तो सिंपली हो जाएगा u इक्वल टू हाफ सी एक्स स्क्वायर, ये फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होता है, और प्लस ये 3 इंटू 2 इंटू 1/6, तो c के बजाय इन्होंने c1 लिख दिया है। c1 लिखना ही पड़ेगा, कि हो सकता है कि उस जगह पे जाके c1 अपॉन 6 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 आगे चल के एक इन्होंने और टर्म लिखा है 24 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एक्स पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर हम ये u की वैल्यू जानते हैं, कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है और आपसे पूछा जाए कि u का एक्सप्रेशन ये है, आप फोर्स निकालें, ज्यादातर क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पे। तो f का बेसिक फार्मूला कभी मत भूलिए, du माइनस du अपॉन dx होता है। तो f कैसे निकलेगा? सिंपली f इक्वल टू माइनस du अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कितना आएगा 2x, 2 कट जाएगा और माइनस लगाया तो माइनस cx, यहाँ पे 3x स्क्वायर आएगा, 3 से कटेगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा c1 by 2 x स्क्वायर बचेगा। इसी तरीके से आगे के हम लोग लिख सकते हैं c2 x स्क्वायर by 6, c2 x स्क्वायर by 6, 1 4 कट जाएगा, है ना। तो इस तरीके से सीरीज आपकी आ जाएगी, ठीक है। अगर x की वैल्यू कम हो, ये बहुत बेसिक इक्वेशन है, तब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा समझ में आएगा। मैं आपको बता दूं, अगर x इज स्मॉल माने डेसिमल्स के अंदर, तो जितनी भी स्क्वायर और क्यूब वाले टर्म्स होते हैं वो कम हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। वो अगर निग्लेजिबल हो जाए तो सिंपली हो जाएगा f इक्वल टू माइनस cx। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अगर ये टर्म इंक्लूड हो रहे हो, स्मॉल नहीं है बड़ा है, ये तो हार्मोनिक मोशन है। इसमें और ये जो दूसरे वाले जो टर्म्स मौजूद हैं इसको हार्मोनिक्स कह सकते हो, ठीक है ना। तो जब सारे मिक्स्ड हैं तो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर कहलाएगा। अगर ये पूरा लेके चलोगे तो कौन सा होगा, एन हार्मोनिक। ये छोटी छोटी चीजें ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना जरूरी है। एन हार्मोनिक, एन हार्मोनिक, कुछ समझ पाए? हमने इसीलिए इस बड़ी इक्वेशन को लिखना जरूरी समझा, इसे हवा में बात करने से काम नहीं चलेगा। मैंने फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाया एक्सप्रेशंस को। ग्राफ तो जो बनाया था वो बना दिया था, मोटी मोटी बातें बता दी। वही कर्व जब बनेगा du अपॉन dx होगा तो कर्व ही होगा, स्ट्रेट लाइन तो रहेगा नहीं। मोस्टली ऐसा ही होता है। तो इन्होंने जो इन्होंने पढ़ा है करा है, जिसमें अगर u की बात अगर निकाली जाए तो ये पहला वाला टर्म कितना है, हाफ cx स्क्वायर। अगर इसके ग्राफ बनाओगे तो कैसा निकलेगा, पैराबोलिक निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इसीलिए पैराबोलिक होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, पोटेंशियल एनर्जी का होता है। देखिए इसमें लिखा है, इन सच ए केस इफ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन u एंड x इट विल रिप्रेजेंट ए पैराबोला दैट इज पोटेंशियल वेल इज पैराबोलिक। जो हमने बनाया था ना पोटेंशियल वेल, ये पॉइंट हमने ए लिया था साइड, तो पैराबोलिक होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। Hence force acting on the particle is proportional to the displacement। और फोर्स जो इससे संबंधित है, इस टर्म से संबंधित, वो कैसा है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दी मीन पोजीशन। डिस्प्लेस करते हैं तभी मोशन उसमें होता है, अन्यथा तो वो रुका रहेगा। अगर मीन पोजीशन पे सिंपल पेंडुलम है तो मीन पोजीशन पे बना रहेगा। डिस्प्लेस कर दोगे तो मूव करने लगेगा, और जो पोटेंशियल एनर्जी जो पैराबोलिक होती है उसके हिसाब से करेगा, है ना। तो द कांस्टेंट सी जो हमने लिया था, ये du अपॉन dx का होल स्क्वायर लिया था एट x इक्वल टू 0 इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी बिकॉज एट x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, होल स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी है। दिस पॉजिटिव कांस्टेंट c, जो c इसमें हमने लिख दिया है, इसी को फोर्स कांस्टेंट क्या कहा जाता है। वैसे तो आपने फोर्स कांस्टेंट F इक्वल टू माइनस CX बोल दिया जाता था, इसलिए ये एक्चुअली पूरा जब आप और सारे टर्म्स भी इकट्ठे करके बात करोगे तो इसमें इसको फोर्स कांस्टेंट को यहाँ से भी समझ लीजिए। इन केस ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड द डिस्प्लेसमेंट x इज स्मॉल सो दैट टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ x आर निग्लेजिबल। हमने कहा छोटे हो जाते हैं पावर्स। 10 फ्रॉम इक्वेशन जो ऊपर लिखी हुई है, जो हमने अभी लिखे दिखाई हैं, वी हैव हाफ CX स्क्वायर एंड F इक्वल टू माइनस CX। बस दो ही मैदान में बची है x के लिए, और सारे मतलब निग्लेजिबल हो चुके हैं, इसलिए हम उनको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हैज द स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस द पोटेंशियल वेल में बी ट्रीटेड एज पैराबोलिक एंड ऑसिलेशंस आर सिंपल हार्मोनिक टाइप। कैसे होंगे? सिंपल हार्मोनिक टाइप। सिर्फ दो चीजें, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इससे बताई जाएगी और फोर्स F इक्वल टू माइनस CX। ठीक है। इफ C1 C2 आर नॉट जीरो, अगर हम भाई हमने निगेटिव किया था मतलब जीरो कर दिया था। अगर जीरो नहीं है, ये पॉइंट अंडरलाइन कर लेना आपके पास बुक हो, ये थोड़ा सा हटके जो चीज़ होती है वो कॉम्पिटिटिव के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मान के चलते हो वो कॉम्पिटिशन्स में अनइम्पॉर्टेंट यहाँ होती है, वहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। द पोटेंशियल एनर्जी वेल इज नॉट पैराबोलिक, तो पैराबोलिक नहीं रहेगा। एंड इन जनरल द ऑसिलेशंस ऑफ द सिस्टम विल बी एनहार्मोनिक। सच ऑसिलेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। ऑसिलेशंस कैसे होंगे? एनहार्मोनिक, और उस ऑसिलेटर को क्या कहेंगे? एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, मैं बुक के हिसाब से पूरा नहीं चलूँगा, अपने हिसाब से चलना है। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, या तो वहाँ पहुँच जाए। हमने कल कहाँ तक डिस्कस किया था, कोई याद दिलाएगा? कल हमने कहाँ तक डिस्कस किया था पिछले क्लास में, यानी कल हम लोगों ने सॉल्यूशन शायद निकाले थे, हैं? ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और इस पे बेस्ड जो पीछे क्वेश्चंस हैं F इक्वल टू CX पे, F इक्वल टू माइनस du अपॉन dx पे आधारित, उनको जरूर कर लेना। जैसे कि मैं एक आध क्वेश्चन या तो पहले करके दिखा देता हूँ। ये आते हैं एग्जाम क्वेश्चंस हैं, और ऑब्जेक्टिव देखोगे तो उसमें मिलेगा। ये जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। एक पार्टिकल ऑफ, पहले क्वेश्चन बता देता हूँ जो आज मैंने अभी पढ़ाया है। एक पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg, पार्टिकल है कोई जिसका मास 0.1 kg है। ये एग्जाम्पल 3 है। लाइज इन ए पोटेंशियल फील्ड U इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 10 जूल पर kg। ठीक है। राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन एंड डिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। सिंपल सी चीज पूछी गई है। तो U इक्वल टू ये लिखा हुआ है, ये ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे इसकी इक्वेशन?
क्वेश्चन में 5x² प्लस 10 जूल लिया है, पोटेंशियल फील्ड दे दिया है, जूल पर केजी का मतलब है m से डिवाइड करके दे दिया है, इसमें ध्यान दीजिए। वैसे एनर्जी की यूनिट क्या होती है? तो U क्या होगी? ये जैसे नहीं कहते मास पर यूनिट लेंथ कहते हो, तो लेंथ आपको लेनी पड़ती है, तो एक्चुअल में आपको इस मास से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो U होगी 0.1 इंटू ये पूरा का पूरा 5x² प्लस 10 है ना, और U इक्वल टू 0.5x² प्लस 1, यही तो हो गया। अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, तो F इक्वल टू होता है माइनस du/dx। तो आप क्या करेंगे, इसका निकालोगे तो x² क्या होगा? x आएगा 2x, तो 2 इंटू 0.5, तो सिंपली जो है F इक्वल टू हो जाएगा, ये F को हम लिख सकते हैं m d2x/dt²। डिफरेंशियल इक्वेशन कल मैं समझा चुका हूँ, फोर्स को हमें m d2x/dt² लिखना है, और ये होगा x, इसका तो कुछ मतलब जीरो ही हो जाएगा, तो सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगी। और m की जगह पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 0.1 आ जाएगा, हाँ माइनस आ जाएगा, और d2x/dt² प्लस 0.1 से ये 10x हो जाएगा इक्वल टू 0। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं इसी साइड में ले आया, 0.1 मैंने 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 10x करके। अब कह रहा है डिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन एक आंसर हो गया। मैंने ये पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान दे दिया करिए कि इसने चालाकी की थी, देखने में तो ये लग रही है एनर्जी, U का नोटेशन भी दे दिया है, लेकिन पर यूनिट मास नहीं लिखा, यूनिट में बोल दिया है जूल पर केजी, और दूसरी तरफ मास दे दिया। तो एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन ये हुई, और इससे फोर्स निकल आएगा माइनस du/dx से। उसी को सॉल्व किया तो अपने आप डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या बताया था, बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन कल हमने समझाई थी, d2x/dt² प्लस ω² x इक्वल टू 0 होती है। तो दिस इक्वेशन रिजेंबल्स विद द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इफ वी कंपेयर, तो ω² इक्वल टू क्या आया 10, और 2 पाई फ्रीक्वेंसी को f लिखूं या न्यू लिखूं, कुछ भी लिखूं, न्यू इक्वल टू 10 अंडर रूट, तो न्यू इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/2 पाई अंडर रूट 10, या रूट 10/2 पाई। अब जो भी कैलकुलेशन के बाद इन्होंने आंसर निकाला है मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, 0.5 हर्ट्ज करीब आ रही है, 0.5। इस तरीके के आपको क्वेश्चंस जितने भी मिले कॉपी में, सॉल्व और अनसॉल्व, और दूसरी बुक में या किसी पेपर में निकले, आप इसी ढंग से सॉल्व करेंगे। इक्वेशंस दी जाएंगी, कभी पूछ देगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बताइए, तो आपको पता आराम से बता दोगे कहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी 0, जैसे du/dx आपने निकाला आपने du/dx माने ये आया, कितना आया था 10x आया, du/dx इक्वल टू 10x आया था, विद माइनस साइन आया था क्या, माइनस लगाओगे ये आया था, ठीक है, आपने वो किया था, ठीक है। अब ये कहें कि हमें आपको बताइए वो x की वैल्यू बताइए जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, यानी इसको आप 0 कर दो, तो x इक्वल टू जो आ जाए उसी पे होगी। ऐसा नहीं कि इसमें एक ही टर्म आया है, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें दूसरा टर्म भी जिंदा रहेगा, यहाँ भी कुछ होगा, तो उसमें x की वैल्यू कुछ निकल के भी आएगी। इसमें तो खत्म हो गया था मामला। दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ u इक्वल टू u0 माइनस, इसका एग्जाम्पल 2,
u इक्वल टू u नॉट माइनस पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर। इससे कोई निकालोगे, इसमें क्या क्या पूछा गया देख लीजिएगा। कैलकुलेट फोर्स कांस्टेंट, पहली चीज तो फोर्स कांस्टेंट माने x के साथ जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो फोर्स कांस्टेंट होगा। जैसे इसमें 10 होगा कि नहीं। फिर कह रहा है एट व्हाट पॉइंट डज द फोर्स वेनिसेस, वेनिसेस का मतलब जीरो, तो जीरो के इक्वल करा दिया। पहले तो इन्होंने वो निकाला x इक्वल टू पी अपॉन 2q आंसर आ रहा है। फिर पूछ रहा है इज दिस ए पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, आप देख लेंगे स्टेबल का मतलब होता है आप या तो d2u अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव से डिसाइड हो जाएगा, या जैसे भी इन्होंने किया हो। फिर एक है इफ यस फाइंड आउट द पीरियड, आपने पता कर लिया कि वो ऑसिलेटरी मोशन हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम का, तो पीरियड का मतलब जैसे इसमें फ्रीक्वेंसी पूछी है, पीरियड पूछा जाए तो 2π/t कर देना तो t आ जाएगा। जैसी कैलकुलेशन चाहे वैसी कैलकुलेशन करके आप दिखाएंगे। तो इस तरीके से आप कुछ भी, मतलब ये पॉइंट छूटना नहीं चाहिए था, ये कॉम्पिटिशन्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद रूटीन वर्क है। मुझे लग रहा आज यहीं पे ख़त्म करें क्योंकि वो नई चीज़ें नहीं स्टार्ट की जा सकती है, और मैं यहीं पे आपको